हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी और मोस्टली आप इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाइपर सेंसिटिविटी होता क्या है। तो हाइपर सेंसिटिविटी होता है ओवर एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, ओवर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केवल टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम इस वीडियो के अंदर टाइप 1 की ही बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। इसको देखने के बाद आपको कोई भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मैंने बुक्स को पढ़ा है, एनालाइज़ किया, उसके बाद इसको बताया। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आप इसको देखें, बुक में पढ़ने में थोड़ा जोर आता है, ठीक है। तो आप इसको देख लें एक बार, ठीक है। यूसी की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये, और वैसे भी आपके लिए शॉर्ट पड़ेगा ये, ठीक है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी दो स्टेज के अंदर होता है। तो पहला फेज़ जो है उसका नाम है सेंसिटाइजेशन फेज़। पहला फेज़ कौन सा है? सेंसिटाइजेशन फेज़ है, ठीक है। सेंसिटाइजेशन फेज़। सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो ये है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे भी कोई एलर्जन है, एंटीजन है, बाहर से कोई एलर्जन आया तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। वो एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू एंटर करेगा। तो स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। कौन से सेल्स? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करेंगे, उस एंटीजन जो एलर्जन आया है उसको किस में तोड़ेंगे? इसमें तोड़ेंगे एंटीजन पेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। एंटीजन पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ेंगे और फिर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं उन सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? ये रिसेप्टर्स, ये हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर MSC2 रिसेप्टर्स होते हैं। MSC2 रिसेप्टर्स के थ्रू वो किससे उसको कनेक्ट करेंगे? CD4 रिसेप्टर्स ऑफ नेचुरल हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो उस एंटीजन पेप्टाइड को MSC2 रिसेप्टर के थ्रू CD4 रिसेप्टर से कनेक्ट करेंगे। और CD4 रिसेप्टर किस पर होता है? हेल्पर सेल्स। तो उसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हेल्पर सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? TH2 सेल्स के अंदर, TH2 सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो TH2 सेल्स हैं वो क्या सीक्रेट करेंगे? इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13। और वो जो इंटरल्यूकिन है फिर बाद में किसको? बी सेल का डिफरेंशिएशन होगा उसके थ्रू। इंटरल्यूकिन्स बी सेल को डिफरेंशिएट करेंगे किसके अंदर? प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स के अंदर। और उसके बाद प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे IgE एंटीबॉडीज़। तो ये क्या है? IgE एंटीबॉडीज़। ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये IgE एंटीबॉडीज़ हैं। और ये जो IgE एंटीबॉडीज़ हैं ये मास्ट सेल्स के ऊपर जाएंगे और IgE एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाएंगे। मास्ट सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं FC रिसेप्टर्स, तो उससे जाके वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है सेंसिटाइजेशन फेज़। सबसे पहले क्या हुआ? एलर्जन एंटर द बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम। एलर्जन एंटर हुआ बॉडी के अंदर, एलर्जन एंटर हुआ। उसके बाद जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं प्रोसेस एलर्जन टू एंटीजन पेप्टाइड्स। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स स्किन के अंदर होते हैं जैसे कि डेंड्राइट्स हैं, मैक्रोफेजेज हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के एग्जाम्पल हैं। ये क्या करेंगे? एलर्जन को किसमें तोड़ेंगे? एंटीजन पेप्टाइड्स के अंदर। फिर क्या होगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट एंटीजन पेप्टाइड्स थ्रू MSC2 टू CD4 टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उस एंटीजन पेप्टाइड को अपने MSC2 रिसेप्टर्स के थ्रू CD4 रिसेप्टर से कनेक्ट करेंगे। और CD4 रिसेप्टर होता है हेल्पर सेल्स के ऊपर, तो उससे कनेक्ट करेंगे। उसके तुरंत बाद क्या होगा? जो है डिफरेंशिएशन ऑफ टी हेल्पर सेल्स इनटू TH2 सेल्स। और TH2 सेल्स पर सीक्रेट करेंगे इंटरल्यूकिन 4, 5, 13। इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 इंटरल्यूकिन जो है वो उससे क्या होगा? फिर बी सेल डिफरेंशिएट इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। अब प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगे? IgE एंटीबॉडीज़ और IgE एंटीबॉडीज़। और यही तो बात है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी एंटीबॉडीज सीक्रेट होती हैं? IgE एंटीबॉडीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। IgE फिर बाइंड होंगे मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल से। उसके बाद जो सेकेंड फेज़ है उसका नाम है इफेक्टर फेज़। उसका नाम क्या है? इफेक्टर फेज़। सेकेंड फेज़ का नाम है इफेक्टर फेज़। उसमें सेम एलर्जन अगर दोबारा आएगा तो जो भी एंटीबॉडीज़ IgE एंटीबॉडीज़ अटैच हुए हैं तो यहाँ पर एलर्जन जैसे ही एनकाउंटर करेगा सेकेंड टाइम, ठीक है, एलर्जन डायरेक्टली एनकाउंटर FAB रीजन। तो डायरेक्टली वो किस पर अटैच होगा? FAB रीजन। एंटीबॉडीज़ होती है, एंटीबॉडीज़ के 2 पार्ट होते हैं, पढ़ा होगा ठीक है। एक तो उसका एंटीबॉडी का जो पार्ट होता है वो FAB पार्ट होता है, ठीक है, FAB पार्ट होता है। और एक होता है FC पार्ट होता है, ठीक है। तो FB पार्ट से तो एलर्जन अटैच होता है, एंटीजन अटैच होता है, ठीक है। तो उस FAB वाले पार्ट पे अटैच होंगे और उसके तुरंत बाद क्या होगा? IgE क्रॉस लिंकेज
ठीक है, आईजी का जो एंटीबॉडीज अटैच हुई है उसका क्रॉस लिंकेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्रॉस लिंकेज होने के बाद तुरंत रिलीज ऑफ मीडिएटर्स, डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। डीग्रेनुलेशन होगा तो मीडिएटर्स रिलीज होंगे। और कौन कौन से मीडिएटर्स हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में वो देखते हैं। तो पहला तो डीग्रेनुलेशन हुआ, ग्रेन्यूल प्रेजेंट हिस्टामिन और प्रोटीज, ये ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे, उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस आती हैं। दूसरा होगा सिग्नल्स फॉर एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट होने के लिए सिग्नल्स जाएंगे, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज A2 एक्टिवेट होगा जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड है, मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड है वो किस में कन्वर्ट होगा, अरेकिडोनिक एसिड। और उसके बाद जो अरेकिडोनिक एसिड है, अरेकिडोनिक एक तो साइकिल ऑक्सीजनेज और लाइपो ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन D2 और दूसरा ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट होंगे। और तीसरा जो काम होगा वो होगा सिग्नल्स फॉर साइटोकाइन जीन एक्टिवेशन। साइटोकाइन जीन एक्टिवेशन होगा जिसकी वजह से साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज होंगे। तो ये जो मीडिएटर्स हैं इनकी वजह से ही क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन आती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। एक तो ग्रेन्यूल्स हैं हिस्टामिन एंड प्रोटीएज ये वाले, दूसरा ये प्रोस्टाग्लैंडिन D2 और ल्यूकोट्राइन्स, और तीसरा ये है साइटोकाइंस और कीमोकाइंस। इसकी वजह से फिर एलर्जिक रिएक्शंस आती हैं। इसमें एक होता है इमीडिएट रेस्पॉन्स और एक लेट फेज रिएक्शन। तो इमीडिएट 2 मिनट्स के अंदर आ जाता है और लेट फेज होगा वो 2 to 24 आवर्स, ठीक है, आफ्टर रिपीट एक्सपोजर टू एलर्जेन। इसके अंदर ये 3 चीज़ें याद रखनी है, वेजोडाइलेशन होता है, मसल स्पाज्म होता है, वेस्कुलर परमिबिलिटी होता है इनिशियल फेज़ के अंदर। तो इनिशियल जो रेस्पॉन्स आता है, इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है, उसके अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं। लेट फेज रिएक्शन के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, एपिथेलियल डैमेज, ब्रोंकोस्पाज्म, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो इसमें इन्फ्लामेशन होता है लेट में, इमीडिएट फेज में ये चीज़ें होती हैं, देखने को मिलती हैं 3 चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं। मैनिफेस्टेशंस में एक तो होता है इसका रिजल्ट सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस, एक तो होता है सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस पूरी बॉडी के अंदर। एनाफाइलेक्सिस मतलब एलर्जी, सिस्टमिक मतलब पूरी बॉडी के अंदर। तो पूरी बॉडी के अंदर जो एलर्जी होती है उसको सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। वो तुरंत होगी विदिन मिनट्स आफ्टर एक्सपोजर, ठीक है। उसके अंदर इचिंग होगी, खुजली चलेगी, एंड स्किन एरिथमा मतलब स्किन रेड कलर की हो जाएगी। इसके बाद ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है ये। इसके बाद वॉमिटिंग, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एंड पेशेंट में गो इनटू शॉक, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है और इवन डाई विद इन द मिनट्स। तो ये होता है सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस, मतलब पूरी बॉडी के अंदर एलर्जी हो जाएगी। उसमें क्या होगा, इचिंग होगी, स्किन रेड हो जाएगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, लेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, ठीक है। एंड पेशेंट में गोइंग टू शॉक एंड इवन डाई। तो ये होता है। और ये एलर्जेन है जो सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस कर सकते हैं, जैसे बीनम हो सकता है, ड्रग्स हो सकती हैं, कोई भी ड्रग्स लिया है, एंटीटॉक्सिन्स हो सकते हैं, सी फूड्स हो सकते हैं, एंड नट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं, ये सारे एलर्जेन हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस इसमें एड्रेनलिन देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर किसी को सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस होता है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनलिन दिया जाता है, और वो भी कितना 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन देखने को मिलती है वो मिलती है लोकल एनाफाइलेक्सिस। लोकल जो एनाफाइलेक्सिस होता है, लोकल मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए एनाफाइलेक्सिस मतलब एलर्जी होती है तो वो एटोपिक होती है, वो जेनेटिकली डिटरमाइन होती है, हर किसी के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, जेनेटिकली डिटरमाइन होती है। किसी को किसी पोलन से एलर्जी होती है, किसी को इंसेक्ट प्रोडक्ट से होती है, किसी को डस्ट से होती है, तो ये अलग अलग जेनेटिकली डिटरमाइन होती है। तो उसमें सबसे पहला आता है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस हे फीवर मोस्ट कॉमन एटोपिक डिसऑर्डर है। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ कंजक्टाइवा, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ कंजक्टाइवा, नेजल म्यूकोसा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्नीजिंग एंड कफिंग, ये इसके सिम्टम्स हैं, याद रखना, ठीक है। एलर्जिक राइनाइटिस हे फीवर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें ये सारे सिम्टम्स याद रखने हैं। दूसरा होता है अस्थमा। तो अस्थमा के अंदर जो होता है, ठीक है, सेकेंड मोस्ट कॉमन एटोपिक डिसऑर्डर है। तो सिम्टम्स ब्रोंकोस्पाज्म एंड ब्रीथलेसनेस है। तो मेन इनमें डिफरेंस क्या है एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा में। एलर्जिक राइनाइटिस में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, और इसके अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है। यही एक मेन डिफरेंस है, ठीक है, अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस। अस्थमा भी 2 तरह का है, किसी एलर्जिक अस्थमा हो सकता है और नॉन एटोपिक एलर्जी हो सकती है। एलर्जिक जो होता है जैसे पोलन, डस्ट, फ्यूम्स, इंसेक्ट, इनसे होता है, और इंट्रिंसिक अस्थमा जो होता है वो एक्सरसाइज की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से अस्थमा होता है। तो ये भी एक अस्थमा का टाइप है। दूसरा फूड एलर्जी हो सकती है, बहुत से लोगों को फूड से एलर्जी होती है। तो फूड से एलर्जी अगर किसी को होती है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, एटोपिक यूट्रिकेरिया, ठीक है, मतलब रेड बील अपीयरेंस होता है, रेड बील लाइक अपीयरेंस होता है,
ठीक है। खाना खाते ही बील जैसा, मतलब एक बील जैसा रेड बील अपीयरेंस आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को ड्रग्स से एलर्जी होती है, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स। तो फाइनली इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है तो उसके साथ अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द नॉन एलर्जन, मतलब जो भी एलर्जन से आपको एलर्जी है उससे दूर रहना है। सबसे मेन बात तो ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि हाइपोसेंसिटाइजेशन, मतलब जिस भी एलर्जन से आपको एलर्जी होती है उस एलर्जन को बार बार स्किन के अंदर डोज की फॉर्म में दिया जाता है, जिससे उसके लिए क्या होता है, हाइपोसेंसिटाइज हो जाती है बॉडी। तो इतना ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन नहीं आएगी जब वो एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर आएगा। तीसरा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, क्योंकि ये आईजी मीडिएटेड एंड हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसको एंटीबॉडीज़ दे देंगे उसके अगेंस्ट, आईजी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़, ठीक है, बॉडी के अंदर। ये कुछ ड्रग्स हैं जो याद रखने हैं, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोन, थियोफाइलिन। ये तीनों ही क्या हैं, मास्ट सेल के डिग्रेन्युलेशन को रोकेंगे, मतलब स्टामिन और प्रोटीन्स को रिलीज होने से रोकेंगे, जिसकी वजह से एलर्जी रुकेगी। और एंटी हिस्टामिन तो हिस्टामिन को रोकता ही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव 3, 4 आप उसकी भी वीडियो लाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करो, उसके बाद प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करो, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ।